हेलो। चलिए, आशा करते हैं आप सभी भाई जी लोग, दीदी जी लोग क्वेश्चन बना लिए होंगे। बना लिए ना? आइए डिस्कशन करते हैं और डिस्कशन के साथ साथ जो है चीजों को याद भी करते जाएंगे, ठीक है? और क्लास में पढ़ने में पूरा एनर्जी लगाना है, हल्ला करने में एकदम कम एनर्जी लगाना है, ठीक है? याद करने में पूरा पूरा एनर्जी झोंक देना है, हल्ला नहीं करना है, ठीक है? तो आ जाइए, सब चीज तो समझा ही दिए थे, सीधा आ जाते हैं हम लोग अपने टेस्ट के क्वेश्चन के डिस्कशन के ऊपर। आंसर को जानते हैं, आपको आंसर भी मिल जाएगा, टेस्ट डिस्कशन के क्रम में ही आंसर भी दिलवा देंगे और साथ ही साथ जो है डिस्कशन भी कर लेते हैं। तो और हम चाहते हैं कि आप सभी ऑनलाइन वाले भाई जी लोग भी जो है डिस्कशन कीजिए और चीजों को सुनिए और याद करते जाइए, ठीक है? आ जाइए अब। ठीक है, यही कलर लेते हैं, कभी ये कलर नहीं चला है। नहीं, ठीक नहीं लग रहा है, नहीं ठीक नहीं लग रहा ना। चलिए आ जाइए, पहला क्वेश्चन। अब ऑनलाइन वाले भाई जी लोग, दीदी जी लोग से रिक्वेस्ट करेंगे, अब डिस्कशन सुनिए, चीजों को याद कीजिए। आ जाइए। ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख? देखिए, भारत का जो सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है वह वेद है। भारत का जो सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है, मतलब जो सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है, वह वेद है। और वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो जो वेदों की संख्या 4 है, उसी में से एक ऋग्वेद है। तो आपसे पूछा जाता भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है, तो क्या कहिएगा? वेद। क्या कहिएगा? वेद। क्या कहिएगा? भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ, वेदों की संख्या 4 वेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और चारों वेदों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद, सबसे प्राचीन। अब देखिए, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। ऋग्वेद में टोटल कितना मंडल है? 10 मंडल। ऋग्वेद में टोटल कितना मंडल? ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और लगभग 11,000 ऋचा। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और लगभग 11,000 ऋचा। ऋग्वेद में कितना मंडल? इसके बाद ऋग्वेद के 10 मंडलों में के संदर्भ में प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद के किस मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। सोम देवता कहिए या वनस्पति देवता कहिए, सोम देवता या वनस्पति देवता का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। कौन मंडल में है? 9वें मंडल। 9वें मंडल में है, अर्थात इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? नमा मंडल। नमा मंडल अर्थात सी हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखिए, तीसरा मंडल है, 8वां मंडल है, 10वां मंडल है। आपको जो तीसरा मंडल है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया है। किसने किया है? विश्वामित्र ने। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना किया है और विश्व के शक्तिशाली मंत्रों में गायत्री मंत्र का उल्लेख आता है। मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आगे है ऋग्वेद का 8वां मंडल। ऋग्वेद के 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खील। ऋग्वेद के 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खील। क्या कहा जाता है? खील। खील कहा जाता है। आगे ऋग्वेद का 10वां मंडल देखिए, ऋग्वेदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था।
ऋग्वेदिक समाज में 4 वर्ण के लोग रहते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेदिक समाज जो 4 वर्णों में विभक्त था, इस विषय में जानकारी हमें 10वां मंडल देता है। अर्थात परीक्षा के लिहाज से कहे चातुर्वर्ण समाज के विषय में जानकारी हमें 10वां मंडल देता है। आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि ऋग्वेदिक समाज जो चातुर्वर्ण समाज हुआ करता था, उस विषय में जानकारी ऋग्वेद का कौन मंडल हमें देता है? तो आंसर हो जाएगा 10वां मंडल। आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 10वां मंडल। तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है वह हमें चातुर्वर्ण समाज के विषय में अर्थात यह जानकारी देता है कि ऋग्वेदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण के लोग रहा करते थे। और ऋग्वेद का 10वां मंडल ही पहली बार शूद्र शब्द का जिक्र करता है, और साथ ही साथ ऋग्वेद का 10वां मंडल ही यह कहता है कि परम पिता ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति, और ब्राह्मण का काम है अध्ययन और अध्यापन, और भुजा से क्षत्रिय की उत्पत्ति, उसका काम है शासन प्रशासन, जांग से वैश्य की उत्पत्ति, उसका काम है कृषि और पशुपालन, और पैर से शूद्र की उत्पत्ति, और शूद्र का काम है ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना। शूद्र का काम है ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना। तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है वह हमें चातुर्वर्ण समाज, वह हमें ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था, वह हमें यह जानकारी देता है कि परमपिता ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति, भुजा से क्षत्रिय, जांग से वैश्य और जो है आपको पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। क्लियर है ये बात क्लियर? तो याद करते जाइएगा। अभी बात दोबारा हम कभी क्लास में नहीं बताएंगे, पढ़ाने वक्त नहीं बताएंगे, ध्यान में रख लीजिएगा आप, ठीक है? जो टेस्ट में बताए बैच में बताए टेस्ट में ने, मतलब दोनों चीज को एकदम सम्मिलित रूप से याद करते हुए जाना है, ठीक है? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में? गायत्री मंत्र की रचना किसने किया? किसने किया है? ऋग्वेदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था, यह जानकारी कौन देता है? कौन देता है? क्लियर है ये बात? पहली बार शूद्र शब्द की चर्चा कौन मंडल में? कौन मंडल में? कौन मंडल में? 10वां मंडल में। बात समझ में आया? क्लियर है? चलिए ऑनलाइन चल ना रहा है जी, कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, नेक्स्ट। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? देखिए जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुआ, अर्थात 24 पथ प्रदर्शक हुआ, अर्थात 24 मार्गदर्शक हुआ या 24 गुरु हुए। उसमें 23वें के विषय में पूछा जा रहा है। 23वें तीर्थकर हुआ करते थे पार्श्वनाथ। कौन हुआ करते थे? पार्श्वनाथ। और देखिए जो पार्श्वनाथ था, पार्श्वनाथ का संबंध अयोध्या से रहा है। कहां से रहा है? अयोध्या से पार्श्वनाथ, सॉरी नहीं, गलत बोल दिए, सॉरी गलत बोल दिए। पार्श्वनाथ का संबंध काशी से रहा है। कहां से रहा है? काशी। कहां से रहा है? काशी। काशी से पार्श्वनाथ का संबंध रहा है। और देखिए काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र रहे हैं पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ ने चातुर्यार धर्म की स्थापना किया। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को कहा सत्य, अहिंसा, अस्तेय और परिग्रह का पालन कीजिए। इसी को चातुर्यार धर्म कहा गया। और इस चातुर्यार धर्म में ब्रह्मचर्य शब्द को महावीर स्वामी ने जोड़ा था, जो कि जैन धर्म का 24वां एवं अंतिम तीर्थकर हुआ। जो कि जैन धर्म का 24वां एवं अंतिम तीर्थकर हुआ। वही जो आपको ऋषभदेव है, ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर, और इनका संबंध रहा है अयोध्या से। इनका संबंध रहा है अयोध्या से। और अरिष्टिनेमी ये जैन धर्म के 22वें तीर्थ कर रहे हैं। ये जैन धर्म के 22वें तीर्थ कर रहे हैं। और कहा जाता है 24 तीर्थकरों में से 2 तीर्थकरों की चर्चा ऋग्वेद में देखने को मिलती है। और 24 तीर्थकरों में से जो 2 तीर्थकर की चर्चा ऋग्वेद में देखने को मिलती है, उसका नाम है ऋषभदेव और अरिष्टिनेमी। ऋषभदेव और अरिष्टिनेमी। और इसमें जो अरिष्टिनेमी है,
अरिस्टिनेमी का संबंध भगवान कृष्ण से भी बतलाया गया है। अरिस्टिनेमी का संबंध भगवान कृष्ण से भी बतलाया गया है। और इन तीर्थकरों का प्रतीक चिन्ह भी आप जान लीजिए, क्योंकि जैन तीर्थकरों का प्रतीक चिन्ह भी आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है। इसमें ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह है वृषभ, सांड या बैल, जो भी कहना है आप कह लीजिए। वृषभ कहिए, सांड कहिए या बैल कहिए, सब एक बात है। अरिस्टिनेमी का प्रतीक चिन्ह है शंख, शंख। अरे इसका संबंध भगवान कृष्ण से है। कृष्ण क्या फूंकते थे? शंखे ना फूंकते थे जी। हाँ, पार्श्वनाथ का संबंध सर्प से है। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प है, अर्थात सांप है। क्या है? सर्प अर्थात सांप है। और महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह है। क्या है? सिंह है, सिंह है। क्लियर है? तो आप बता दीजिए। आपको जो है जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? कितने तीर्थकर हुए? जैन धर्म में कितने तीर्थकर? जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर, प्रथम तीर्थकर, प्रथम तीर्थकर। इसका संबंध कौन स्थान से है? कौन स्थान से है? कौन स्थान से है? इसका प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह। अच्छा, जैन धर्म के 22वें तीर्थकर, 22वें तीर्थकर, 22वें तीर्थकर। इसका संबंध भगवान कृष्ण से रहा है। इसका प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन है? कौन रहे हैं? इसका संबंध कहां से रहा है? कहां से रहा है? इसका प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर, 24वें और अंतिम तीर्थकर। इसका प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह। साथ ही साथ आप यहां पर देखिए, अगर सीधा तौर पर कहे जैन धर्म का संस्थापक कौन है तो ऋषभ देव कहिए, लेकिन उसमें वास्तविक शब्द जोड़ दे तो महावीर स्वामी कहिए। और अगर ऑप्शन में ऋषभ देव ना हो तब महावीर स्वामी मारिए। जैन धर्म का संस्थापक पूछे, ऑप्शन में ऋषभ देव ना हो तो हर कंडीशन में महावीर स्वामी को मारिए आप। बात समझ में आया? क्लियर है? चलिए आगे है, निम्न में से किस लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? देखिए, अशोक की अगर आप बात करेंगे, कुछ लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है, कुछ लेख में अशोक का नाम मगध सम्राट मिलता है, कुछ में अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी मिलता है। अशोक को जब आप पढ़ेंगे तो सम्राट अशोक के शासनकाल की कई सारी विशेषताएं हैं। जैसे आप ही है, आप में बहुत सारी विशेषताएं होंगी। सुट्टा मारना, लड़कीबाजी करना, मोबाइल चलाना, ये सब आपकी विशेषता होंगी। अब इस सब विशेषता में से किसी एक में ज्यादा निपुण होंगे आप। तो वैसे ही अशोक के शासनकाल की कई सारी विशेषताएं, लेकिन उन विशेषताओं में अशोक के शासनकाल की सबसे बड़ी विशेषता थी अभिलेख जारी करना। अशोक भारतीय इतिहास का प्रथम शासक हुआ जिसने अभिलेख जारी किया। अशोक भारतीय इतिहास का प्रथम शासक हुआ जिसने अभिलेख जारी किया, जिसने अभिलेख जारी किया। और वही उसके शासनकाल की सबसे प्रमुख विशेषता मानी जाती है। अशोक के अधिकतर अभिलेखों में अशोक को देवनाम प्रियदर्शी कहा गया है, अर्थात देवता का प्यारा कहा गया है। लेकिन कुछ अभिलेख है जिसमें अशोक के लिए अशोक नाम आया है, जैसे मौस्की, गुर्जरा, उडेगोलम। इस सब में अशोक के लिए अशोक नाम आया। इस सब में अशोक के लिए क्या नाम आया है? अशोक। अर्थात इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। अब अगर आप मौस्की की बात करेंगे तो मौस्की मिला है कर्नाटक से, गुर्जरा उदेगोलम मिला है मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश से। और देखिए, अशोक को मगध सम्राट भी कहा जाता है। राजस्थान के भाबरू या बैराट नामक स्थल से एक अभिलेख मिला है जिसे भाबरू या बैराट अभिलेख कहा जाता है। और राजस्थान के भाबरू या बैराट नामक स्थान से जो अभिलेख मिला है जिसे भाबरू या बैराट अभिलेख कहा जाता है, इसमें अशोक के लिए मगध सम्राट नाम आया है। मगध सम्राट नाम आया है, मगध सम्राट। समझ गए? याद रखिएगा। तो अशोक के लिए किन किन अभिलेखों में या किन किन लेखों में अशोक नाम आया है बताइए? मौस्की, गुर्जरा और मौस्की, गुर्जरा और मौस्की कहां से मिला है? मौस्की, गुर्जरा, गुर्जरा, गुर्जरा,
गुर्जरा, उदेगोलम कर्नाटक, उदेगोलम मध्य प्रदेश नहीं, उदेगोलम कर्नाटक, उदेगोलम, उदेगोलम क्लियर है। इसके बाद अशोक के किस अभिलेख में, अशोक के किस है, आप मारेंगे मुझे तोड़ देंगे। जो बता रहे हैं सुनिए, बैठ जाइए, बैठिए, दांत मत निकालिए, ठीक है। भाबरू या बैराट राजस्थान से मिला है, इसमें अशोक के लिए मगध सम्राट नाम आया। किस अभिलेख में अशोक के लिए मगध सम्राट नाम आया? भाबरू या, भाबरू या, भाबरू या कहां से मिला है? आए, कहां से मिला है? कहां से मिला है? कहां से मिला है? राजस्थान से मिला है। हाँ, तो धीरज कुमार यादव जी यहां पर कंसेप्चुअली नहीं बता रहे हैं, तो तुमको क्या नजर आ रहा है? है? तुम ऐसे ही जीवन भर मैसेज कट पेस्ट कॉपी करते रह जाएगा, तुम्हारा कोई उपाय ना है। क्लास पीपीटी अपलोड नहीं होगा, टेस्ट का क्वेश्चन चले गया है, 1-20 में न गया है जी, 1-20 में गया है टेस्ट का क्वेश्चन, ठीक है। आ जाइए, चलिए, यहां पर जो है थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। मॉस्की कर्नाटक, गुर्जरा मध्य प्रदेश, उदेगोलम कर्नाटक, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा आप? मॉस्की कर्नाटक, गुर्जरा मध्य प्रदेश, उदेगोलम। चलिए आगे। महमूद गजनबी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर कब हुआ? देखिए, महमूद गजनबी तुर्की मुसलमान था, महमूद गजनबी तुर्की मुसलमान था, और महमूद गजनबी 1000 ईस्वी से लेकर लगातार 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उसका उद्देश्य था भारत पर आक्रमण करके भारत से धन लूटना और उस धन के मदद से मध्य एशिया में एक विशाल इस्लामी साम्राज्य को स्थापित करना। उसी क्रम में महमूद गजनबी का 16वां आक्रमण 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हुआ। महमूद गजनबी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण हुआ है वह 1025 ईस्वी में हुआ है। और जब गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था, तो इस समय गुजरात में सोलंकी वंश का शासन हुआ करता था या चालुक्य वंश का शासन हुआ करता था, और इस वंश के शासक हुआ करते थे भीम प्रथम। और इस आक्रमण के दौरान महमूद गजनबी ने व्यापक स्तर पर नरसंहार किया, और कहा जाता है कि इस नरसंहार में 50,000 से ज्यादा लोग मारा गया था, 50,000 से ज्यादा लोग मारा गया था। और इस आक्रमण से महमूद गजनबी को अकुत संपत्ति प्राप्त हुआ, और महमूद गजनबी जब सोमनाथ मंदिर को लूटकर अकुत संपत्ति के साथ वापस अपने साम्राज्य लौट रहा था, तो सिंध के क्षेत्र में जाटों ने डिस्टर्ब किया, और फिर महमूद गजनबी अपना 17वां और अंतिम आक्रमण सिंध के जाटों के खिलाफ किया था। वही महमूद गजनबी, तो ध्यान दीजिएगा, महमूद गजनबी का पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों को जीतने के लिए किया। अंतिम आक्रमण 1027 में जाटों के खिलाफ किया, और सबसे प्रसिद्ध आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो कि 1025 ईस्वी में हुआ। क्लियर? तो महमूद गजनबी अपना पहला आक्रमण कब किया? 1000 ईस्वी। अंतिम आक्रमण कब किया? 1027। किसके खिलाफ किया है? सिंध के जाट, सिंध के जाट के खिलाफ किया है। और सबसे प्रसिद्ध आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया? और गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण किया था, तो गुजरात में कौन वंश का शासन था? कौन वंश का शासन? कौन वंश का शासन? चलिए, इस समय गुजरात के शासक, गुजरात के शासक। क्लियर है ये बात? हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम क्या है? मुगल बादशाह हुमायूं, हुमायूं के द्वारा ऐसे अपने शासनकाल में कई सारे युद्ध लड़े गए थे। उसमें 4 प्रमुख युद्ध था। देवड़ा का युद्ध, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, सरहिंद का युद्ध। और देखिए, इसमें देवड़ा का युद्ध 1531 में लड़ा गया है, 1531 में। चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा गया है।
बिलग्राम का युद्ध 1540 में लड़ा गया है और सरहिंद का युद्ध 1555 में लड़ा गया है। सरहिंद का युद्ध 1555 में लड़ा गया है। तो सही क्रम तो ऑप्शन नंबर ए ही है, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवड़ा, चौसा, बिलग्राम, सरहिंद। समझ गए? मूलराज प्रथम कहिए या भीम प्रथम कहिए, दोनों एक ही बात है। ठीक है। अब देखिए इसमें देवड़ा का युद्ध 1531 में हुमायूं और अफगानी मुल्क के शासक महमूद लोदी के बीच हुआ। हुमायूं और अफगानी मुल्क के शासक महमूद लोदी के बीच हुआ। चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ। बिलग्राम का युद्ध 1540 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ। सरहिंद का युद्ध 1555 में हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच हुआ। सिकंदर शाह सूरी के बीच हुआ। देवड़ा के युद्ध में हुमायूं की जीत हुई। चौसा और बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी की जीत हुई और सरहिंद के युद्ध में हुमायूं की जीत हुई। बिलग्राम के युद्ध से हुमायूं को भारत से बाहर जाना पड़ा और सरहिंद के युद्ध से हुमायूं ने फिर से भारत में मुगल सत्ता को पुनर्स्थापित किया। तो हुमायूं के द्वारा लड़े गए युद्धों के क्रम में बताइए, देवड़ा का युद्ध कब हुआ है? देवड़ा का युद्ध कब हुआ है? चौसा का युद्ध कब हुआ है? बिलग्राम का युद्ध कब हुआ है? सरहिंद का युद्ध कब हुआ है? कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध से भारत में सूरी वंश के शासन की स्थापना हुई। मुगल सत्ता का अंत हुआ, सूरी वंश के शासन की स्थापना हुई। और सरहिंद के युद्ध से भारत में सूरी वंश के शासन का अंत हुआ और मुगल सत्ता पुनर्स्थापित हुआ। मुगल सत्ता पुनर्स्थापित हुआ, याद रखिएगा। राजस्व के निम्न दिए गए किन व्यवस्था के तहत सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था? देखिए ध्यान दीजिएगा, जब भारत में अंग्रेजों का शासन था ना, जैसे अभी भारत में मोदी जी का शासन है ना जी, मोदी जी हम लोगों से टैक्स जीएसटी के रूप में वसूलते हैं, हाँ या ना? मोदी जी वर्तमान में हम लोगों से टैक्स जीएसटी के रूप में वसूलते हैं। उसी प्रकार से जब अंग्रेजों का शासन हुआ करता था 1947 से पहले, तो अंग्रेज भारत से टैक्स 3 रूप में वसूलता था, 3 तरीका से वसूलता था। महलबारी, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतबारी। महलबारी व्यवस्था के अंतर्गत होता क्या था? गांव, टोला या मोहल्ला का जो मुखिया होता था, गांव, टोला या मोहल्ला का मुखिया किसान से कर वसूलता था और अंग्रेजी कंपनी के राजकोष में जमा कर देता था। अर्थात किसान और अंग्रेजी कंपनी के बीच बिचौलिया के तौर पर काम करता था गांव, टोला या मोहल्ला का मुखिया, इसमें बिचौलिया होता था। और महलबारी व्यवस्था के जनक हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है और यह व्यवस्था उत्तरी भारत में लागू था। भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 30% भूभाग पर लागू था। यह व्यवस्था पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में लागू था। अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त में कर की वसूली जमींदार करता था। जमींदार किसानों से कर वसूलता था और अंग्रेजी कंपनी के राजकोष में जमा करता था। अर्थात अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत किसान और अंग्रेजी कंपनी के बीच बिचौलिया के तौर पर काम जमींदार करता था। यही कारण है कि अस्थाई बंदोबस्त को जमींदारी प्रथा भी कहा जाता है। और अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। फिर आपको रैयतबारी व्यवस्था है। रैयत, रैयत का अर्थ किसान होता है। रैयतबारी व्यवस्था भू राजस्व की ऐसी व्यवस्था थी जिसमें किसान और अंग्रेजी कंपनी के राजकोष के बीच कोई बिचौलिया नहीं होता था, बल्कि सीधे तौर पर किसान अंग्रेजी कंपनी के राजकोष में जाकर भू राजस्व जमा कर दिया करता था। अर्थात रैयतबारी व्यवस्था भू राजस्व वसूली की एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें अंग्रेजी कंपनी का राजकोष और किसान के बीच कोई बिचौलिया नहीं हुआ करता था। और रैयतबारी व्यवस्था का जनक थॉमस मुंडो और कैप्टन रीड को माना जाता है। और दक्षिणी भारत में यह लागू था
संपूर्ण ब्रिटिश भारत के 51% भूभाग पर रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू था। संपूर्ण ब्रिटिश भारत के 51% भूभाग पर रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू था। बताइए आंसर क्या होगा? रैयतवाड़ी होगा। तो किन व्यवस्था के तहत सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था? रैयत बाड़ी। निम्नलिखित में से किस गवर्नर या वायसराय, गवर्नर जनरल या वायसराय को एक अफगान शेर अली अफरीदी ने पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर हत्या कर दिया? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो। देखिए लॉर्ड मेयो की अगर आप बात करेंगे तो लॉर्ड मेयो एज ए वायसराय के पद पर रहा है 1869 से 1872। एक बार ये पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर में जेल है। कौन जेल है पता है? वहां पर काला पानी की सजा जिसको दी जाती थी ना, वहां पर भेजा जाता था उसको। पोर्ट ब्लेयर सेलुलर जेल है। कौन जेल है? सेलुलर जेल। तो वहां पर भेजा जाता था काला पानी का सजा दे करके। तो वहां पर कैदी सब रहता था, कुख्यात अपराधी सब रहता था। तो एक बार पोर्ट ब्लेयर के सेलुलर जेल की यात्रा पर गया हुआ था लॉर्ड मेयो 1872 में, और भ्रमण कर रहा था, जेल में भ्रमण कर रहा था। शाम का टाइम था, अंधेरा था। एगो कुख्यात अपराधी था शेर अली अफगान, वो मौका का फायदा उठाया, चाकू मार दिया, मर गया लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो मर गया। लॉर्ड मेयो एक ऐसे भारतीय वायसराय है जिनको उनके शासनकाल के दौरान ही मार दिया गया। लॉर्ड मेयो एक ऐसे भारतीय वायसराय है जो जब वायसराय के पद पर थे उसी समय उनको चाकू मार दिया गया था। याद रखिएगा, लॉर्ड मेयो के समय में ही पहली बार 1872 में जनगणना हुआ था, और लॉर्ड मेयो ने राजस्थान के अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किया था। यह सब बात भी आप याद रखिएगा। तो कौन ऐसे भारतीय वायसराय हुए जिनको उनके कार्यकाल के दौरान ही चाकू गोद कर मार दिया गया? लॉर्ड। पहली बार जनगणना किसके समय हुई? और पहली बार जनगणना हुई 1872 में। कब हुई? 1800। पहली बार जनगणना कब हुई है? 1872। पहली बार जनगणना कब हुई है? 1800। किसके समय हुई है? किसके समय? क्लियर। ये सब जो है ना, ये ऑनलाइन वाला सब जो है मैसेज कर रहा, लाइव चैट नहीं दिखता है। लाइव चैट देखने के लिए ही लाइव हुआ है। लाकेश कुमार, आपको हम दिखाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। आप आ जाइए मेरे पास, आपको लाइव चैट भी दिखाएंगे। देखिए हम लाइव चैट देख रहे हैं ना, आप आइए मेरे पास, हम आपको दिखा देंगे। चैट भी दिखाएंगे। देखिए हम लाइव चैट देख रहे हैं ना, आप आइए मेरे पास, हम आपको दिखा देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को देना। क्या होगा? हमको बताना होगा। नहीं ना? चलिए बहुत बढ़िया, याद रख ले। अच्छा एगो बात बताइए, 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह किसने कहा? सिपाही विद्रोह किसने कहा? सर जॉन लॉरेंस और जेम्स ऑट्रम डब्ल्यू टेलर क्या कहा? ये दोनों कहा कि यह हिंदू और मुसलमानों का अंग्रेजों के खिलाफ एक षड्यंत्र है। हिंदू और मुसलमानों का अंग्रेजों के खिलाफ एक षड्यंत्र है। ये बात कौन कहा है? जेम्स ऑट्रम और डब्ल्यू। और किसने कहा है? यह सभ्यता और बर्बरता के बीच का युद्ध है। सभ्यता और बर्बरता के बीच का युद्ध है। क्लियर। महाराष्ट्र से एक क्रांतिकारी पत्रिका काल का संपादन किसने किया था? देखिए ध्यान दीजिएगा, भारत जब गुलाम था तो गुलामी से आजादी दिलाने को लेकर स्वतंत्रता आंदोलन हो रहा था, और उस स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में क्रांतिकारियों का उदय हुआ था।
और क्रांतिकारी आंदोलन को उभारने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को जाता है, उसके पत्र केसरी को जाता है, मराठा को जाता है, फिर परांजपे के पत्र काल को जाता है। यह सब क्रांतिकारी आंदोलन को प्रचारित और प्रसारित करने का काम किया था। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी पत्रिका काल का संपादन किसने किया था? तो काल का संपादन किया था परांजपे ने। किसने किया था? परांजपे। काल का संपादन किसने किया? काल का संपादन। अब देखिए, एगो पत्रिका था युगांतर, युगांतर पत्रिका निकाला था बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। युगांतर पत्रिका किसने निकाला? बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ। युगांतर पत्रिका किसने निकाला? बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ। क्लियर? याद हुआ? आए बताइए। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा। कौन पत्रिका? केसरी और मराठा। केसरी और मराठा याद रखिएगा, ठीक है? चलिए आ जाइए, एक सेकंड में आ जाइए। आ रहे हैं? युगांतर पत्रिका कौन निकाला है जी? केसरी और मराठा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? देखिए, कैबिनेट मिशन योजना का भारत आगमन 24 मार्च 1946 को हुआ। कैबिनेट मिशन योजना का भारत आगमन 24 मार्च 1946 को हुआ। कैबिनेट मिशन योजना में टोटल 3 सदस्य था। याद रखने का ट्रिक है काल। के से क्रिप्स, ए से अलेक्जेंडर और एल से लॉरेंस। देखिए, स्टेफर्ड क्रिप्स जो है वाणिज्य विभाग का प्रधान था। स्टेफर्ड क्रिप्स वाणिज्य विभाग का प्रधान था। एबी अलेक्जेंडर नौसेना था और पेंथिक लॉरेंस भारत सचिव के पद पर था। और इन तीनों पद में जो है सबसे बड़ा पद था भारत सचिव का पद। वाणिज्य विभाग के प्रधान, नौसेना के अध्यक्ष और भारत सचिव के पद में से, तीनों पद में से सबसे बड़ा पद था भारत सचिव का पद। इसलिए कैबिनेट मिशन योजना की अध्यक्षता की अगर हम लोग बात करें तो कैबिनेट मिशन योजना का अध्यक्षता जो है आपको पेंथिक लॉरेंस ने किया। पेंथिक लॉरेंस ने किया और कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर ही संविधान सभा का गठन हुआ, जिस संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का निर्माण किया। कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर ही संविधान सभा का गठन हुआ, जिस संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का निर्माण किया। ये तीनों सदस्य था कैबिनेट मिशन योजना का। कौन सदस्य कैबिनेट मिशन योजना का नहीं था? तो आपको क्लीमेंट एटली नहीं था, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्लीमेंट एटली। और देखिए, क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। जब कैबिनेट मिशन योजना का भारत आगमन हुआ था तो उस समय वे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय में भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो है आपको क्लीमेंट एटली ही हुआ करते थे। क्लीमेंट एटली ही हुआ करते थे। आशीष रंजन, आशीष रंजन ये तो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है। ये आशीष रंजन को देख करके जो है इसका जो है देखिए कितना हरामी है ये, ठीक है। चलिए इसको ब्लॉक मार दीजिए और इसका ईमेल आईडी लीजिए, ठीक है। हाँ, आशीष रंजन अपने में जो है किसी को इधर उधर कर रहा है। इसको ब्लॉक कर दीजिए। हो ब्लॉक कर दिए? करने आता है ना? उसका ईमेल आईडी पता कीजिए और उसका नंबर उम्र पता करके दीजिए, ठीक है। उसको हम दिखा देते हैं। चलिए याद रखिएगा ये सब बात। बताइए, कैबिनेट मिशन योजना का भारत आगमन कब हुआ है? कब हुआ है? कैबिनेट मिशन योजना का भारत आगमन कब हुआ है? इसमें कितने सदस्य? कितने सदस्य? याद रखने का ट्रिक क्या है? के से, ए से, एल से,
कैबिनेट मिशन योजना की अध्यक्षता किसने किया था? पेंथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन योजना की अध्यक्षता किसने किया था? किसने किया था? किसने किया था? चलिए आगे आ जाइए। असत्य मिलान का चयन करें, मतलब जो गलत है उसको चुनिए, जो गलत है उसको चुनिए, समझ गए? जो गलत है उसको चुनिए। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष सही है। इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने किया था, सही है। और इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1875 में किया। वेद समाज की स्थापना आचार्य केशव चंद्र सेन ने किया, हां सही है। वेद समाज की स्थापना आचार्य केशव चंद्र सेन ने 1867 में किया। तत्वबोधनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया, हां किया, यह भी सही है, 1839 में किया। बालिका विद्यालय दादा भाई नेरोजी, नहीं। बालिका विद्यालय की स्थापना 1851 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने किया है। किसने किया? ज्योतिबा फूले ने किया है। अर्थात ये जो है आपको गलत है। ये क्या है? आपको गलत है, यानी आंसर डी हो जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा? आपको डी हो जाएगा, समझ गए? याद रखिएगा इसको। बताइए, इंडियन लीग का संस्थापक कौन है? इंडियन लीग का संस्थापक, वेद समाज का संस्थापक, तत्वबोधनी सभा का संस्थापक, बालिका विद्यालय का संस्थापक, बालिका विद्यालय। चलिए, किस आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग के गठन की अनुशंसा किया गया? लोक सेवा आयोग का गठन 1926 ईस्वी में ली आयोग के सिफारिश पर हुआ है। ली आयोग का गठन 1923 में हुआ था और ली आयोग ने अपनी सिफारिश जो है 1924 ईस्वी में किया और ली आयोग के सिफारिश पर ही जो है आपको लोक सेवा आयोग का गठन 1926 ईस्वी में हुआ, समझ गए? ली आयोग का गठन 1926 ईस्वी में हुआ, तो याद रखिएगा। तो बताइए, लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ है जी? लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ है? कौन आयोग के सिफारिश? कौन आयोग के सिफारिश पर? देखिए, इसमें बटलर समिति है, इसका गठन 1927। साइमन आयोग है, इसका गठन 1927। क्रिप्स आयोग है, इसका गठन 1942, समझ गए? तो बटलर समिति का गठन कब हुआ है? बटलर समिति का गठन कब हुआ? साइमन आयोग का गठन कब हुआ? क्रिप्स आयोग का गठन कब हुआ? 1942। ये जो है विश्व इतिहास का क्वेश्चन है, विश्व इतिहास से संबंधित साहित्य का क्वेश्चन है, पूछा जाता है। निम्न में से किसकी डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है? यानी डेकामेरॉन नामक पुस्तक की रचना किसने किया है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो जो डेकामेरॉन नामक पुस्तक है, यह बोकेसियो के द्वारा लिखा गया, बोकेसियो के द्वारा लिखा गया है। इसमें देखिए, बिहार दरोगा एक बार पूछा था, यूटोपिया के लेखक कौन है? यूटोपिया पुस्तक के लेखक कौन है? यूटोपिया पुस्तक के लेखक टॉमस मूर है। और इसके बाद इरास्मस की अगर आप बात करेंगे, द प्रेज ऑफ फॉली नामक पुस्तक की रचना इरास्मस ने किया। और पेट्रॉक की अगर बात की जाए तो मानववाद विचारधारा का संस्थापक पेट्रॉक को माना जाता। मानववाद एक प्रकार का विचारधारा है जिस विचारधारा में सर्वोच्च स्थान मानव को प्राप्त होता है। जिस विचारधारा में सर्वोच्च स्थान जो है मानव को प्राप्त होता है, उसी को मानववाद विचारधारा कहा जाता है, समझ गए? चलिए, तो याद रखिएगा, समझ गए? तो बता दीजिए, डेकामेरॉन किस साहित्यकार की प्रसिद्ध पुस्तक है? डेकामेरॉन किसकी रचना है? डेकामेरॉन किसकी रचना है? मानववाद का संस्थापक द प्रेज ऑफ फॉली नामक पुस्तक किसने लिखा? द प्रेज ऑफ फॉली नामक पुस्तक, द प्रेज ऑफ फॉली। यूटोपिया किसकी रचना है? बिहार दरोगा 2213 प्रीलिम्स पहला सिटिंग का पूछा हुआ है। बिहार दरोगा 2213 प्रीलिम्स पहला सिटिंग का पूछा हुआ है। यूटोपिया के लेखक कौन है? टॉमस। प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में कौन सा देश मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था? देखिए, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच चला था और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पूरा का पूरा विश्व दो भाग में बट गया था। और पूरा का पूरा विश्व जो दो भाग में बट गया था, एक आपको मित्र राष्ट्र था और दूसरा आपको ध्रुवीय राष्ट्र था। एक आपको मित्र राष्ट्र था और दूसरा आपको ध्रुवीय राष्ट्र।
अगर आप मित्र राष्ट्र की बात करेंगे तो मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन था, ब्रिटेन या इंग्लैंड कहिए, दोनों एक ही बात है, ब्रिटेन या इंग्लैंड था। फिर यूएसए यानी अमेरिका था, फिर रूस था, फिर आपको फ्रांस था, फिर आपको जापान था। ये सब आपको मित्र राष्ट्र में था। और वही धुरी राष्ट्र की बात करें तो धुरी राष्ट्र में जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया के बाद हंगरी था, हंगरी के बाद इटली था, इटली के बाद तुर्की था। ये सब देश धुरी राष्ट्र में था। और इस विश्व युद्ध में जीत मित्र राष्ट्र की हुई है, और प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र के तरफ से नेतृत्व ब्रिटेन या इंग्लैंड कर रहा था, वही धुरी राष्ट्र के तरफ से नेतृत्व जर्मनी कर रहा था। कहने का मतलब यह हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध में कौन सा देश मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था, तो जर्मनी नहीं था, जर्मनी धुरी राष्ट्र में शामिल था। और जर्मनी धुरी राष्ट्र का जो है प्रतिनिधित्व कर रहा था, नेतृत्व कर रहा था। नेक्स्ट, विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है? विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बेहम। समझ गए, इसको याद कर लीजिए। विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है? विश्व ग्लोब का निर्माता, विश्व मानचित्र का सर्वप्रथम निर्माण एनेक्जीमेंडर ने किया था। विश्व मानचित्र का सर्वप्रथम निर्माण किसने किया? एनेक्जीमेंडर। विश्व मानचित्र का सर्वप्रथम निर्माण किसने किया? एनेक्जीमेंडर। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस। भूगोल का जनक हिकेटियस। आगे, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। कौन है? टाइटन। और देखिए गैनीमेड की अगर आप बात करेंगे तो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। और गैनीमेड बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह तो है, ये है, साथ ही साथ गैनीमेड जो है पूरे सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह है। पूरे सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह जो है आपको गैनीमेड है। पूरे सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमेड है। टाइटेनिया अरुण का उपग्रह है और ट्राइटन बरून का उपग्रह है। ट्राइटन बरून का उपग्रह है, याद रख लीजिएगा। समझ गए? और देखिए ध्यान दीजिएगा, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन, अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया और बरून का सबसे बड़ा उपग्रह ट्राइटन। क्लियर है? याद रखिएगा। तो बता दीजिए, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह, अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह, बरून का सबसे बड़ा उपग्रह, बरून का सबसे बड़ा उपग्रह। निम्न में कौन सा हिमालय काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य पाया जाता है? देखिए ध्यान दीजिएगा, सिंधु और सतलज नदी के बीच जो हिमालय है, सिंधु और सतलज नदी के बीच जो हिमालय है पंजाब हिमालय, सतलज और काली नदी के बीच जो हिमालय है कुमायूं हिमालय, और काली और तीस्ता नदी के बीच जो हिमालय है नेपाल हिमालय, और तीस्ता और दिहांग नदी के बीच जो हिमालय है असम हिमालय। समझ गए? तो काली और तीस्ता पूछा जा रहा है, आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल हिमालय। आंसर हो जाएगा नेपाल हिमालय। समझ गए? चलिए एक बार बता दीजिए, सिंधु और सतलज नदी तक जो हिमालय फैला हुआ उसे क्या कहा जाता है? सतलज और काली के बीच जो फैला हुआ, काली और तीस्ता के बीच, तीस्ता और दिहांग के बीच। निम्न में से कौन सा दर्रा मुंबई एवं पुणे के बीच स्थित है? मुंबई और पुणे के बीच स्थित है आपको भोरघाट दर्रा। भोरघाट दर्रा मुंबई और पुणे के बीच स्थित है। वही थालघाट दर्रा की बात करेंगे तो यह मुंबई को नासिक से जोड़ता है, मुंबई को नासिक से जोड़ता है। और पालघाट दर्रा की बात करेंगे तो केरल में है, कोचीन को कोयम्बटूर से जोड़ता है, केरल के कोचीन को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से आपस में जोड़ता है। और सेनकोटा घाट दर्रा जो है
तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ता है? तिरुवनंतपुरम को मदुरै से आपस में जोड़ता है, मदुरै से आपस में जोड़ता है। आंसर आपको बी हो जाएगा, समझ गए? तो याद रखिएगा। आगे, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? देखिए, भारत की अगर आप बात करेंगे तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। वही भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रीक और सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु। सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु। किबुथु अरुणाचल प्रदेश में है, सरक्रीक गुजरात में है, गुजरात में है। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है और इंदिरा कॉल लद्दाख में है। इंदिरा कॉल कहां है? लद्दाख में, समझ गए? तो याद रखिएगा। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है जी? सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से होता है? बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलता है झेलम नदी। कौन नदी निकलता है? झेलम। तो बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से कौन नदी निकलता है? कौन नदी निकलता है? अब राबी नदी रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग दर्रा से निकलता है। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में स्थित बारालाचा दर्रा से निकलता है, बारालाचा दर्रा से निकलता है। और सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर में स्थित राकस्ताल झील से निकलती है। तिब्बत के मानसरोवर में स्थित राकस्ताल झील से निकलती है। क्लियर है? याद रखिएगा, समझ गए? तो बता दीजिए, राबी नदी कौन दर्रा से निकलती है? राबी नदी, राबी नदी, चिनाब नदी, चिनाब नदी और सतलज नदी राकस्ताल। कौन सा झील उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? देखिए, सामान्य तौर पर कहा जाता है जिस भी झील में ताल लग गया, ताल लग गया मतलब उत्तराखंड, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। आपको सात ताल, राकस्ताल, देवताल सब उत्तराखंड में है, लेकिन चंद्रताल उत्तराखंड में नहीं है, बल्कि चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में है। और चंद्रताल के साथ साथ एगो सूरज ताल भी है। चंद्रताल और सूरज ताल की आप बात करेंगे तो ये दोनों हिमाचल प्रदेश में है, अब बाद बाकी ये सब उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड में कौन नहीं है? चंद्रताल। चंद्रताल कहां है? हिमाचल प्रदेश। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आर्द्र हवाओं को किस राज्य में आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? केरल, केरल। और ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली जो आर्द्र हवाएं है उसे पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर कहा जाता है। पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर कहा जाता है। कर्नाटक में चेरी ब्लास्म कहा जाता है, चेरी ब्लास्म कहा जाता है। बंगाल में इसे काल बैसाखी कहा जाता है। बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है, काल बैसाखी, काल बैसाखी कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए, तो एक बार बता दीजिए, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आर्द्र हवाओं को पूर्वी भारत में क्या कहते हैं? पूर्वी भारत में, कर्नाटक में, केरल में आम्र वर्षा, केरल में, बंगाल में काल बैसाखी। निम्नलिखित में से किस क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है? मसाला उत्पादन से संबंधित क्रांति है बादामी क्रांति। कौन है? बादामी क्रांति। मसाला उत्पादन से संबंधित कौन क्रांति है? बादामी। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली के उत्पादन से है। झींगा मछली उत्पादन, झींगा मछली उत्पादन से है। खाकी क्रांति का संबंध चमड़ा उत्पादन से है। और अमृत क्रांति का संबंध जो है नदी जोड़ो परियोजना से है। नदी जोड़ो परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना से है, नदी जोड़ो परियोजना से है। क्लियर है? याद रख लीजिएगा। आगे आ जाइए, बता दीजिए, झींगा मछली के उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंध? कौन सी क्रांति? चमड़ा उत्पादन से कौन सी क्रांति? चमड़ा उत्पादन। नदी जोड़ो परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना,
निम्न में से किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? मोटर गाड़ी उद्योग। मोटर गाड़ी उद्योग। किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? मोटर गाड़ी उद्योग। मोटर गाड़ी उद्योग। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहां है? नैरोबी में है। कहां है? नैरोबी में। निम्न में से कौन जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करता है? उत्पादक। कौन करता है? उत्पादक। आगे, संविधान सभा की प्रमुख समितियों में किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे? देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करेंगे तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और जो प्रारूप समिति है, संविधान निर्माण करने वाली समितियों में सबसे प्रमुख समिति प्रारूप समिति थी। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें टोटल 7 सदस्य था। प्रारूप समिति में जो टोटल 7 सदस्य था, 7 सदस्य का नाम याद रखना है, क्योंकि पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे और कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, पूछा जाता है आपसे। तो प्रारूप समिति के जो 7 सदस्य थे, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर। इसके बाद इसके दूसरे सदस्य थे के एम मुंशी। के एम मुंशी। के एम मुंशी। इसके तीसरे सदस्य थे सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। कृष्ण स्वामी अय्यर। अय्यर। इसके चौथे सदस्य थे गोपाल स्वामी आयंगर। गोपाल स्वामी आयंगर। आयंगर। इसके 5वें सदस्य थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। सादुल्ला। इसके 6ठे सदस्य थे बीएल मित्रा के स्थान पर एन माधवराव। एन माधवराव। और डीपी खेतान के स्थान पर टीटी कृष्णामाचारी। टीटी कृष्णामाचारी। कृष्णामाचारी। यही प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे। इसमें संचालन समिति है। अगर आप संचालन समिति की बात करेंगे तो संचालन समिति के अध्यक्ष रहे हैं राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल। सरदार पटेल। और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो है आपको जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है? याद रखिएगा। क्लियर है? लिख लिए? चलिए 1 सेकंड में याद कीजिए। तो संचालन समिति का अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष। प्रारूप समिति के अध्यक्ष। संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ है? 29 अगस्त 1900। प्रारूप समिति में कितने सदस्य? कौन कौन? क्लियर है? नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन था? अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री था आपको सी राजगोपालाचारी। आसफ अली अंतरिम मंत्रिमंडल में रेल मंत्री था। जगजीवन राम अंतरिम मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री था। और राजेंद्र प्रसाद अंतरिम मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। खाद्य एवं कृषि मंत्री। समझ गए? सब आई है मुंह दिखाने के लिए। पता नहीं था कि 1 बजे से टेस्ट है। हाँ, नहीं पता था। तो मोबाइल चलाने से फुर्सत मिलेगा तब ना।
भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया कहां से लिया गया? भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया जो है आपको कनाडा से लिया गया। कहां से? कनाडा। फिर अगर आप जर्मनी की बात करेंगे तो जब आपातकाल लागू होता है तो आपातकाल लागू होने के समय मौलिक अधिकार पर प्रभाव पड़ता है। तो आपातकाल के लागू होने का मौलिक अधिकार पर जो प्रभाव पड़ता है यह प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है। जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान कहा जाता है। जैसे भारत के संविधान को भारत का संविधान कहा जाता है, वैसे ही जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान कहा जाता है। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। निम्न में से कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल नहीं है? देखिए, छठी अनुसूची में चार गो राज्य शामिल है। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। छठी अनुसूची यह कहता है कि असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र प्रशासन चलाने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को होगा। इस बात की चर्चा छठी अनुसूची में है। तो आंसर हो जाएगा क्या? मणिपुर। निम्न में से किस राज्य का गठन वर्ष 1987 ईस्वी में नहीं हुआ था? मिजोरम का गठन 1987 में हुआ, मेघालय का गठन 1972 में हुआ, अरुणाचल प्रदेश 1987, गोवा 1987। तो किसका गठन 1987 में नहीं हुआ? मेघालय का गठन 1987 नहीं बल्कि 1972। किस नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत माता के नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया? 1992। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन की चर्चा की गई है? कुटीर उद्योग मतलब छोटे उद्योग को प्रोत्साहन देने संबंधी चर्चा अनुच्छेद 43 में की गई है। अनुच्छेद 43 समझ गए? अनुच्छेद 47 में है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने की बात। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने की बात। अनुच्छेद 48 में है कृषि और पशुपालन। और अनुच्छेद 51 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने की बात की गई है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने की बात की गई है। समझ गए? निम्नलिखित में से कौन 2 बार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति बने? 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति बने हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 1957 तक उपराष्ट्रपति रहे, फिर 1957 से 1962 तक उपराष्ट्रपति रहे। ये उनका उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है। और फिर ये 1962 में देश के राष्ट्रपति बने। 1962 से 1967 ईस्वी तक सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के राष्ट्रपति के पद पर रहे। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति बने हैं। और ये जो है आपको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करेंगे तो दार्शनिक हुआ करते थे, ये दार्शनिक राष्ट्रपति हुए। राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति बने हैं, लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। सबसे ज्यादा वर्षों तक राष्ट्रपति के पद पर रहने का रिकॉर्ड राजेंद्र प्रसाद के नाम ही दर्ज है। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल यह देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है? 104। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप सब लोग जानते होंगे भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 331 और एक संविधान है अनुच्छेद 333। अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करते थे।
और अनुच्छेद 333 के तहत विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल करता था। ये जो प्रावधान था, इन प्रावधानों को 104 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया है। यही बात कहा जा रहा है। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम है। स्टाफ कहां है जी? है, आंसर मंगवाइए, आंसर मंगवाइए। कहां गया है स्टाफ सर? अरे आंसर, वो क्वेश्चन क्या लेकर के आ रहे हैं? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम की अगर बात करें तो जो 101वां, आंसर बंटवाइए इस सबको, ठीक है। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है आपको जीएसटी को संवैधानिक दर्जा दिया गया। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। फिर जो है आपको 102वां संविधान संशोधन के तहत जो है आपको ओबीसी आयोग, मतलब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने को लेकर भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद, अनुच्छेद 338 का बी जोड़ा गया। अनुच्छेद 338 का बी जोड़ा गया, ठीक है। इसके बाद 103वां संविधान संशोधन अधिनियम। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम की अगर हम बात करें तो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है सामान्य वर्ग के वैसे लोग जो आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए थे, उन्हें 10% तक आरक्षण, उन्हें 10% तक आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। और जो है आपको सामान्य वर्ग के लोगों को 10% तक आरक्षण देने को लेकर भारतीय संविधान में दो नए अनुच्छेद जोड़े गए। एक अनुच्छेद 15 का क्लाउज 6 और एक अनुच्छेद 16 का क्लाउज 6। 15 का क्लाउज 6 और एक अनुच्छेद 16 का क्लाउज 6, ठीक है। चलिए आ जाइए, तो याद रखिएगा इसको। तो बता दीजिए किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। 100 जीएसटी को संवैधानिक दर्जा दिया गया। जीएसटी को संवैधानिक दर्जा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। आय सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण दिया गया। 100 क्लियर है? चलिए इसके बाद आगे साइंस है। विकास आए हैं जी? विकास कुमार गुप्ता आया है? कहां है? भेज दीजिए उसको। चलिए 4 बजे से आपका क्लास होगा, 4 बजे तक ही होगा, ठीक है। 4 बजे तक होगा।